एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। तो बिल्कुल नया मंथ शुरू हो रहा है, नए करेंट अफेयर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। पर यहाँ पे जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी वो होंगे हमारा पैटर्न, हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आज जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं हम। तो इम्पॉर्टेंट डेज हम देखेंगे, कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट्स है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं उन पे हम देख लेंगे, है ना। अपॉइंटमेंट जो है वो नेशनल लेवल्स की भी हैं और आपके इंटरनेशनल लेवल की भी आपको अपॉइंटमेंट्स देखने को मिलेंगी। फिर कोई न्यूज़ अगर स्टेट और नेशनल लेवल पे है तो वो हम देख लेते हैं। और फिर आपके बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो हम देखेंगे और डिफेंस की न्यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देख सकते हैं आप कि हमारे सारे पोर्शन हम यहाँ पर अपने करेंट अफेयर्स में कवर करते हैं। तो आज हम जो भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इसकी हेडलाइंस आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी। और हेडलाइंस जो होती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो आप उन हेडलाइंस को नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। अदरवाइज इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर जो स्टूडेंट आज नया जुड़ा है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पीडीएफ कहाँ से लेनी है, तो दो माध्यम है, दो जगह है जहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। पहला तो ये है कि आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आपको प्रिपरेशन करने में भी इजी होगा और रिवीजन करने में भी इजी होगा। सेकंड, अगर किसी को टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में हमारे परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपने एप्लीकेशन को वहां से क्या किया, डाउनलोड किया। और एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको एक फ्री कंटेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो दो जगह है जहां से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी कि पिछले दिनों में और आज आपने कौन से करंट अफेयर्स को सीखा है और कितने करंट अफेयर्स आपके दिमाग में सेट हो गए हैं। अंत में हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ही देंगे, ठीक है। पहली बार अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिल सकें आपको। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कि हम बहुत जल्दी, अब 3 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी से लेके मार्च तक। तो जनवरी से लेके मार्च तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, तो उनका आपको यहाँ पर 300 एमसीक्यू का एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, 10 अप्रैल को ये पीडीएफ आप लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें आपको 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पिछले 3 महीने के मिल जाएंगे, जिससे आपको करंट अफेयर्स में आपकी पकड़ मजबूत होगी, जिससे आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, इसके अलावा आप कोई भी वनडे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हो, तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा आपका ये 300 एमसीक्यू, ठीक है। और ये जो एमसीक्यू होंगे इनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 अप्रैल को ये पीडीएफ लॉन्च की जाएगी आप लोगों के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल के करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डे के ऊपर। तो 1 अप्रैल को क्या होता है, उत्कल दिवस होता है। उत्कल दिवस क्या होता है, इस दिन उड़ीसा राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब उड़ीसा स्टेटहुड डे जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका उड़ीसा राज्य है, इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1936 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, मतलब ब्रिटिश रूल के समय इसका फॉर्मेशन किया गया था। बेसिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी बिहार की जहां पे उड़िया लैंग्वेज बोली जाती थी, और आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी का कुछ एरिया था, कोरापुट और गंजम वगैरह, उन सबको मिलाकर जो है उड़ीसा राज्य का फॉर्मेशन यहाँ पे 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। तो आज क्या है, उत्कल दिवस है 1 अप्रैल। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि आजकल जो हमारी आई साइट है उन पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। लगातार हम कंप्यूटर का भी यूज़ करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलता, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हमारे देश में बढ़ते जा रही है। तो लोगों को एडुकेट करना, लोगों को शिक्षा देना कि आप किस तरीके से ब्लाइंडनेस मतलब अंधे होने से बच सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पर आप देखेंगे ब्लाइंडनेस वीक, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड अ campaign from 1st April to 7th April 2023 to bring awareness among people and educate them about the prevention of blindness। ठीक है, लोगों को बताना कि किस तरीके से आप अपनी आई को प्रोटेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको अच्छा खाना खाने की जरूरत है जिससे आपको कोई भी डिफिशियंसी ना हो। बेसिकली यहाँ पे नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक जो है, इसका फाउंडेशन किसने रखा था, 1960 में रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा। तो नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना किसने की थी, तो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी।
चलिए, अब यहाँ पे हम 2 रिपोर्ट्स पे चर्चा करते हैं, उसके बाद हम डिफेंस की न्यूज़ देखेंगे और फिर हम इम्पॉर्टेंट पर्सन देखेंगे। ओके तो सबसे पहले बात यहाँ पर देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग पिक्चर है, अलग कहानी है, ठीक है। यहाँ पर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अर्टॉन कैपिटल के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया है, पब्लिश किया गया है, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली अर्टॉन कैपिटल ने इस पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश किया है, जिसमें 199 कंट्रीज को शामिल किया है। इन कंट्री में बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है कि वीज़ा फ्री आप विजिट कहाँ कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा, है ना। इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स के आधार पर 199 कंट्रीज का सर्वे कराया गया और फिर अर्टॉन कैपिटल ने इस पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश किया है, ठीक है। तो इस पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो 144वें नंबर पर रही है, 144 नंबर पर। लास्ट ईयर 138 पोजीशन पे थे और इस बार हम 6 स्टेप से खिसक गए हैं, नीचे आ गए हैं, और इस साल हमारी जो रैंकिंग है आप देखेंगे 144 नंबर की 144वें नंबर की रैंकिंग है। और हमारा जो मोबिलिटी स्कोर है वो 70 नंबर पर है, 70 हमारा स्कोर है। और यूएई के पासपोर्ट ने यहाँ पर टॉप किया है। क्लियर हुआ? तो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 144 नंबर पे है और यूएई ने यहाँ पे टॉप किया है। इंडिया का स्कोर जो है वो 70th नंबर पर है। क्लियर है इतनी चीज़ें? और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडियन कैन ओनली ट्रेवल इन 59 कंट्रीज विदाउट नीडिंग अ वीज़ा। तो यहाँ पर भारतीय लोग जो हैं वो 59 देशों में जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। भारत की रैंकिंग 144 पे नंबर पे है आउट ऑफ 199 कंट्रीज। भारत का स्कोर 70 है, यूएई ने टॉप किया है और यूएई का जो स्कोर है वो 181 स्कोर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की रैंकिंग 118वें नंबर पे है। अगर हम एशिया के रीजन में बात करते हैं तो एशिया के रीजन में सबसे टॉप पर कौन है? साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में आप देखेंगे 12th यहाँ पर इंडिविजुअल रैंकिंग है और उसका मोबिलिटी स्कोर जो है 174 है। यूएई ने टॉप किया जैसा कि मैंने आपको बताया और इसका मोबिलिटी स्कोर कितना है? 181 है। हमारा देश का मोबिलिटी स्कोर कितना है? 70 है, ठीक है। इसके अलावा यूएई के बाद स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग 85 है और टॉप उसमें जापान ने किया है। जबकि अर्टॉन कैपिटल का जो इंडेक्स आया है उसमें भारत की रैंकिंग किस नंबर पे? 144 पर है और यूएई ने वहां पे टॉप किया है। इसके अलावा कुछ समय पहले हैप्पीनेस इंडेक्स भी पब्लिश किया गया था और बताया गया था कि अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है और फिनलैंड जो है वो सबसे खुशहाल देश है। मतलब फिनलैंड ने टॉप किया था और अफगानिस्तान लास्ट नंबर पे था और भारत की रैंकिंग 126 नंबर पे थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी पब्लिश किया था। अफगानिस्तान जो है वो टॉप पर था, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी गतिविधियां अफगानिस्तान में हो रही हैं, ये बात हम सभी लोगों को पता है। और भारत की रैंकिंग 13th नंबर पे, 13वें नंबर पे थी। तो ये रिसेंट में पब्लिश हुए कुछ इंडेक्स थे। अभी आपको अर्टॉन कैपिटल के द्वारा रिलीज किया गया पासपोर्ट इंडेक्स याद रखना है। भारत की रैंकिंग 144वें नंबर पे है, यूएई ने टॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट है लगातार दूसरे साल ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मुंबई को बनाया गया है। अगर हम 2021 में उठाएं, 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भारत की 2 सिटीज को बनाया गया था, मुंबई एंड हैदराबाद। चलिए इस न्यूज़ को पूरा थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। मुंबई रिकॉग्नाइज अमंग 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। FAO क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी पेरेंट बॉडी कौन है? यूनाइटेड नेशन है। तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और आर्बोर डे फाउंडेशन के द्वारा बेसिकली यहाँ पे टाइम सिटी ऑफ द वर्ल्ड सर्वे कंडक्ट कराया गया। बेसिकली सर्वे में ये देखा जाता है कि कौन सी सिटी है जो कि फॉरेस्टेशन मतलब आपका वृक्षारोपण कर रही है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रही है और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर रही है जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। क्लाइमेट चेंज के लिए आप कौन सी पॉलिसीज बना रहे हैं। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बेसिकली ट्री और एनवायरनमेंट का क्या बैलेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आधार पे ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन कमर्शियल कैपिटल मुंबई जो है उसे वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की लिस्ट में शामिल किया गया है, लगातार दूसरी बार, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। क्लियर है इतनी चीजें? अच्छा, इस सर्वे को कब से कंडक्ट कराया जा रहा है? 2019 से सर्वे को कंडक्ट कराया जा रहा है और 2021 की जो लिस्ट थी उसमें हैदराबाद और मुंबई जो थे वो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हुए थे।
तो ये 2 रिपोर्ट आपको डिस्कस करनी थी, हमने कर ली। अब यहाँ पे डिफेंस की बात करते हैं। तो देखिए इस साल तो हमारे बजट में भी डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा था और लगातार हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और इंडिजिनियस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो हमारा डिफेंस सेक्टर ही क्यों ना हो। इसलिए यहाँ पे लगातार आपने पिछले सेशंस में भी देखा हमने कितनी सारी डील जो है वो BEL के साथ की है, HAL के साथ की है, DRDO के साथ की है ना, न्यू स्पेस के साथ की है हमने। वैसे ही आज भी कुछ डील हुई हैं, उनके ऊपर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जेड मॉर्थ टनल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभालते हैं वो कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि अप्रैल में, मतलब इस महीने अप्रैल में जो है वो श्रीनगर से लेह जाने वाली, इसको कनेक्ट करने वाली जेड मॉर्थ टनल का उद्घाटन किया जाएगा। तो अप्रैल में श्रीनगर लेह जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो जेड मोड टनल है बेसिकली ये श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करेगी, कहाँ से कहाँ तक, तो आप देखेंगे गगनगीर से लेके सोनामर्ग तक ये आपस में कनेक्ट करेगी श्रीनगर से लेह हाईवे को, और इसको अप्रैल 2023 में उद्घाटन किया जाएगा, ऐसा हमको नितिन गडकरी जी के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एशिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है, एशिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है जिसका नाम है जोजिला, जोजिला जो है वो भी 2024 तक जो है तैयार हो जाएगी। 2024 तक, 2024 तक एशिया की लॉन्गेस्ट टनल जोजिला टनल को तैयार कर दिया जाएगा। तो आइए इन दोनों टनल्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं, कितनी हाइट पे है, कितने मीटर की है ना, या फिर कितने किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है और साथ ही साथ किसको किससे कनेक्ट कर रही है। तो 3 बातें ही एग्जाम पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले बात करेंगे जेड मॉर्थ टनल, जिसको जोजी मॉर्थ टनल के नाम से भी जाना जाता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में है, और अप्रैल के मंथ में, मतलब इसी महीने में इस टनल को लॉन्च कर दिया जाएगा, इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। बेसिकली ये 6.5 किलोमीटर की टनल है। कितनी है? 6.5 किलोमीटर की ये टनल आपको देखने को मिलेगी, जो कि किसको किससे कनेक्ट करेगी, तो गगनगिर से लेकर सोनामर्ग तक ये आपस में कनेक्ट करेगी। और बेसिकली ये जो रास्ता है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पे इस टनल को तैयार किया जा रहा है कश्मीर वैली में। और ये टनल कैसी है? ऑल वेदर टनल है, ऑल वेदर टनल है, मतलब जैसे कि स्नोफॉल होता है ठंड की रीजन में, विंटर की सीजन में, तो कई सारी टनल बंद हो जाती है, लेकिन ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी कश्मीर वैली में। इसको जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टनलिंग टेक्नोलॉजी, तो टनलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इसको तैयार किया जा रहा है। और इसको तैयार कौन कर रहा है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस टनल को तैयार कर रही है, ठीक है। कौन तैयार कर रहा है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे तैयार कर रही है। और जब ये टनल तैयार हो जाएगी तो श्रीनगर से लेह तक का जो रास्ता है उसमें टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। दिस टनल विल रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बिटवीन श्रीनगर एंड लेह बाय अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे का समय में कमी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जोजिला टनल के बारे में। जैसा कि बताया जा रहा है कि एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल होने वाली है, और लॉन्गेस्ट इसलिए बोल रहे हैं, अगर इसकी आप लंबाई जानेंगे तो 14.2 किलोमीटर की ये टनल होगी, 14.2 किलोमीटर की टनल होगी। श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करेगी, कारगिल से होते हुए श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करेगी ये, और एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल होगी जोजिला, और जो कि आपका 2024 तक तैयार हो जाएगी। और ये भी 11,500 फीट की ऊंचाई पे से तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इसे आईसी स्टॉर्म पास के नाम से भी जाना जा रहा है। ये टनल का प्रोजेक्ट जो है वो 2018 में शुरू किया गया था, और 2024 में उम्मीद बताई जा रही है कि टनल का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 11 नेक्स्ट जनरेशन OPV। अब ये OPV क्या है? तो OPV आपका क्या होता है? ऑफ शोर पेट्रोल वेसल होते हैं। आपको पता है हमारी कोस्टल बाउंड्री कितनी बड़ी है। अब कोस्टल बाउंड्री में ही आपकी इलीगल तरीके से तस्करी की जाती है ना, यहीं से खतरा मंडराता रहता है कि कोई इलीगल तरीके से एंट्री ना कर ले हमारे देश के अंदर। और मुंबई अटैक के बाद तो ये खतरा थोड़ा सा और ज़्यादा है, इसलिए लगातार यहाँ पे पेट्रोल वेसल्स की संख्या बढ़ाई जाती है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करने में, कोई शिप पलट गई है, कोई जहाज पलट गया है, कोई डूब रहा है, तो उन सबको बचाने के लिए भी तो इनकी ही ज़रूरत होती है। तो OPV क्या होता है? आपका ऑफशोर पेट्रोल वेसल होते हैं OPV, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 19,600 करोड़ रुपए की डील साइन की गई है 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल के लिए। तो कितने? हम 11 यहाँ पर हम OPV ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स को परचेज करेंगे, जिसके लिए 19,600 करोड़ रुपए की डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की है इंडियन शिपयार्ड के साथ।
ठीक है, जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होंगे, इंडिजीनियसली होंगे। किस किस के साथ डील की है? तो हमने जीएसएल मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ, कोलकाता के साथ हमने ये डील की है। तो GSL जो है वो 7 वेसल्स हमको तैयार करके देगा, और GRSE जो है वो 4 वेसल्स हमको तैयार करेगा। तो टोटल 11 वेसल्स की डील यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने की है। ठीक है ना। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो वेसल्स तैयार होने जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, मतलब मेड इन इंडिया इसकी डिज़ाइन है, डेवलपमेंट भी भारत में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हो रही है, और सितंबर 2026 तक ये आपके वेसल्स तैयार हो जाएंगे और इंडियन नेवी को दे दिए जाएंगे, इंडियन कोस्टल गार्ड को, इंडियन नेवी को ये दे दिए जाएंगे, जिससे कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन नेवी की मदद होगी। इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बूस्ट करने में यहाँ पे सहायता हो पाएगी। क्लियर है। इसके अलावा अ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन विद अ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ये हमें 6 नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल शिप्स को बना के देगा। मिसाइल शिप्स मतलब ऐसी शिप्स जिसमें हम मिसाइल को कैरी कर सकते हैं और उनको दाग सकते हैं। तो 9,805 करोड़ रुपए की डील हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ की है, और मार्च 2027 तक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इन 6 मिसाइल शिप्स को भी डिलीवर कर देगा। तो ये डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की है। इसके अलावा आकाश वेपन सिस्टम के साथ, आकाश वेपन सिस्टम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AWS बार बार कहेंगे, ठीक है, इनके साथ भी हमने डील की है 9100 करोड़ रुपीस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, एंड वेपन लोकेटिंग रडार के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यस्टरडे मतलब कल के दिन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, किसके लिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्प्रूव आकाश वेपन सिस्टम और 12 वेपन लोकेटिंग रडार एंड WLR स्वाति, इनके लिए हमने यहाँ पर डील साइन की है, और इंडियन आर्मी को ये सारे सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे। आखिरकार ये सारी चीज़ें हैं क्या, एक बार हम शॉर्ट में समझाते हैं। आकाश वेपन सिस्टम मतलब AWS एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको पूरी तरीके से भारत में ही डेवलप, डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बाय द DRDO। कौन डेवलप कर रहा है इसको? DRDO इसको डेवलप कर रहा है। अब WLR स्वाति क्या है? तो WLR स्वाति को जो डिज़ाइन डेवलप कर रहा है वो कौन कर रहा है? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कर रहा है, और इनके साथ 990 करोड़ रुपए की डील हुई है। ये भी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। इसमें आप गन को मतलब ये क्या करती है, जैसे कि वॉर का समय है, लड़ाई का समय है ना, अगर तो 2 यहाँ पे आपने ट्रूप्स देखी है, हमारे देश की ट्रूप है मान लेते हैं, और ये दूसरे देश की किसी अनदर कंट्री की यहाँ पे आपको ट्रूप है। तो हम दूसरी कंट्रीज की ट्रूप क्या करेंगी? हमारे ऊपर मोर्टार दागेंगी, है ना, हमारे ऊपर मोर्टार दागेंगी, हमारे ऊपर बॉम्ब फेंकेंगी। तो ये जो हमारा ये आपका ये WLR सिस्टम है ना, ये लोकेट करेगा कि कहाँ से, मतलब रडार की मदद से लोकेट करेगा कहाँ से मोर्टार या बम को दागा जा रहा है, और उन सारे एरियाज को डिस्ट्रॉय करने का काम कर देगा, जिससे हमारी ट्रूप सेफ रहेंगी। तो ये कैपेबल ऑफ लोकेटिंग गन, मोर्टार एंड रॉकेट फायरिंग ऑन ट्रूप्स। तो ये क्या करेगा? लोकेट करने का काम करेगा, कहाँ से गन, मोर्टार या रॉकेट को दागा जा रहा है हमारी ट्रूप्स पे, और उन एरियाज को लोकेट करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये करेगा। और 24 महीने के अंदर मतलब लगभग 2 सालों में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा इंडियन आर्मी के पास। ठीक है। अब ये सारी बातें तो ठीक है कि हम खर्चा कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर को और मजबूत बना रहे हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्टल गार्ड को हम मजबूत बना रहे हैं, अलग अलग वेसल्स, शिप उनको परचेस करके दे रहे हैं, सही बात है। लेकिन अब हमें अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट को भी तो बहुत बढ़ाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो भारत में ही ना खरीदे जाएं, केवल हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ही इनको ना खरीदे, दूसरे देशों की मिनिस्ट्री, दूसरे देशों के डिफेंस सेक्टर में भी हमारे देश के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे देखो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि हमारा टारगेट है कि 2026 तक हम 40,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अपने जो रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उसका निर्यात 40,000 करोड़ रुपए का करना चाहते हैं 2026 तक, यह इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। तो रिसेंटली राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव नई दिल्ली में हुआ था, वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने देश को संबोधित किया, एड्रेस किया और बताया कि हम यहां पर डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट 40,000 करोड़ का करना चाहते हैं 2026 तक।
ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने बहुत अधिक जंप किया है, क्वांटम जंप किया है, 900 करोड़ से 14,000 करोड़, 900 करोड़ से 14,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। क्लियर है? तो ये हमारे डिफेंस रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी जो भी डील हुई, वो मैंने आपको बताई। आइए अब कुछ पर्सन देखते हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है जो पर्सन न्यूज़ में है। पहले हम कुछ नेशनल पर्सन देख लेते हैं, फिर इंटरनेशनल पर्सन को भी देख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, ये हैं जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम। कौन है ये? जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम। इनको कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है। तो जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस इनको बनाया गया है और इन्होंने चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है, क्योंकि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी का जो कार्यकाल था या इनका जो रिटायरमेंट था वो 30 मार्च 2023 को हो गया, तो ये पोजीशन खाली हो गई। इसलिए एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे बना दिया गया है? तो जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम को बना दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। अब ये कौन करता है? किसको इतना अधिकार है? तो अगर आप बात करेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 126, हमारे संविधान का अगर आप अनुच्छेद नंबर 126 देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, अगर वो एब्सेंट है, ये अपने काम को नहीं सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं या वो पोजीशन खाली है, तो उस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। और ये नियुक्ति, ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो क्या राष्ट्रपति अपना बुद्धि, अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है नो। आंसर है नो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति को होती है। आर्टिकल 126 में ये बात मेंशन है। ठीक है। चलिए अब एसोचैम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो स्पाइस जेट के अजय सिंह अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं एसोचैम के। अजय सिंह जी का नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इस तरीके की अपॉइंटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो हु हैज़ टेकन ओवर एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा अजय सिंह ने। अजय सिंह इसके पहले किस कंपनी में काम कर रहे थे? तो चीफ है ये स्पाइस जेट के। स्पाइस जेट के चीफ है अजय सिंह। इन्हें न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है एसोचैम का। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम होता है। एसोचैम बेसिकली इसका स्थापना 1920 में किया गया था। एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट के लिए काम करता है एसोचैम। ठीक है। तो स्पाइस जेट के चीफ अजय सिंह जी को एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि सुमंत सिन्हा, ही हैज़ रिप्लेस्ड सुमंत सिन्हा। इन्होंने सुमंत सिन्हा को रिप्लेस किया है, हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिन्यू पावर। तो सुमंत सिन्हा को इन्होंने रिप्लेस करने का काम किया, किसने? अजय सिंह ने। और ये एसोचैम के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके अलावा संजय नायर को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एसोचैम का। तो वाइस प्रेसिडेंट संजय नायर, प्रेसिडेंट अजय सिंह को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये कौन है? ये है निरंजन गुप्ता। ये कौन है? निरंजन गुप्ता। और इन्हें भी सीईओ बनाया गया है हीरो कॉर्प का। ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड अपॉइंट निरंजन गुप्ता एज अ न्यू सीईओ और 1 मई 2023 से 1 मई 2023 से इनका कार्यभार शुरू होगा। एक्चुअली ये ऑलरेडी सीएफओ के रूप में, सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। इनके डेजिग्नेशन को और अपग्रेड किया गया और अब इन्हें सीईओ का पद दिया जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ इनकी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने जब पार्टनरशिप की थी हार्ले डेविल्सन के साथ और हीरो मोटरसाइकिल के साथ, तो यहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ओके। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट यहाँ हुई है पवन मुंजाल की। पवन मुंजाल ये कंटिन्यू करेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फुल टाइम डायरेक्टर एज अ कंपनी बोर्ड। तो ये कंपनी के डायरेक्टर के रूप में और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पवन मुंजाल ऑलरेडी कंटिन्यू काम करेंगे। और निरंजन गुप्ता जो है वो सीईओ बन गए हैं हीरो मोटोकॉर्प के और ये 1 मई से इनका कार्यभार शुरू होगा। चलिए अब ये अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय स्टार स्पोर्ट्स
एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टार स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। स्टार स्पोर्ट्स के जो भी कैंपेन रन होने वाले हैं जैसे कि प्रीमियर लीग, प्रो कबड्डी, एशिया कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, इन सब भी कैंपेन का भी पार्ट जो है वो रणवीर सिंह होंगे। कुछ समय पहले मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी कि हमारे जो विराट कोहली थे वो सेकेंड नंबर पे चले गए हैं और मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? रणवीर सिंह बन गए हैं। ये बात भी मैंने कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में आपको बताई थी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रवीण सिन्हा है और इनके कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया है, इनके टेन्योर को एक्सपांड कर दिया गया है। ठीक है, प्रवीण सिन्हा रीअपॉइंटेड एज द सीईओ एंड द एमडी ऑफ टाटा पावर। तो टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीण सिन्हा जी को रीअपॉइंट किया है। इनका कार्यकाल जो है वो 4 साल का होगा, 1 मई से इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, 4 साल का होगा और 1 मई से ये इफेक्ट में आ जाएगा। Currently, he is also serving as the chairman of CII Western Region Council and co-chair the CII National Committee on Power. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल हम अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। 3 पर्सन्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों पर्सन्स के बारे में जानकारी इस स्लाइड से आप ले लो, इस स्लाइड को रट लेना। 3 लोगों के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहले पर्सन यहाँ पे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ये पता है आप सभी को, ये कौन है? यूएई के प्रेसिडेंट हैं। ये कौन है? यूएई के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ठीक है, अब इनके बड़े बेटे जिनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद, इनको क्राउन प्रिंस बनाया गया है आबू धाबी का। इनके ही बड़े बेटे हैं, एल्डर सन है, जिनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद। इन्हें क्राउन प्रिंस बनाया गया है आबू धाबी का। और इनके ही भाई हैं शेख मंसूर बिन जायद, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है यूएई का। तो ओवरऑल फैमिली मेंबर्स ही है, कोई भाई है, कोई बेटा है। तो एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है और एक क्राउन प्रिंस है आबू धाबी के। तो तीनों के नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। तो मोहम्मद बिन जायद, ये नाम याद रखना इजी है क्योंकि आपने कई बार इसको सुना होगा। तो मोहम्मद बिन जायद कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। फिर जब मंसूर दिखा जाए तो मंसूर वाइस प्रेसिडेंट है और खालिद जो है वो क्राउन प्रिंस है। तो मंसूर खालिद, इस तरीके से आप शॉर्ट में याद रखो क्योंकि उनके नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे नाम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक कीवर्ड आप बना लो, बस उतना ही याद रखना। ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने लिखा है कि शेख मंसूर बिन जायद अल नहान को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है यूएई का। प्रेसिडेंट जो यूएई के हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहान, उनके ही भाई हैं जिन्हें कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया है। इसके अलावा ये चेयरमैन भी हैं आबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट एंड मेंबर ऑफ आबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के भी एक चेयरमैन के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो चेयरमैन है ये आबू धाबी फंड के फॉर डेवलपमेंट और मेंबर है आबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के, और अब वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति बन गए हैं यूएई के। इसके अलावा अगला पॉइंट में जैसा कि मैंने बताया, यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने एल्डेस्ट बेटे शेख खालिद को क्राउन प्रिंस बना दिया है आबू धाबी का। क्लियर है? तो ये 3 व्यक्ति हैं, इनका शॉर्ट ट्रिक या कुछ कीवर्ड आप पकड़ लो, बस मैटर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है डैनियल मुखे। ये कौन है? डैनियल मुखे। जैसे हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वित्त मंत्रालय होता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ट्रेजर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना? तो इंडियन ओरिजिन के पॉलिटिशियन है ये डैनियल मुखे। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में ट्रेजर डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है। डैनियल मुखे बिकेम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ट्रेजर इन ऑस्ट्रेलिया। तो डैनियल मुखे ऑस्ट्रेलिया में पहले भारतीय मूल के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं न्यू साउथ वेल्स रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में। साथ ही पहले इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन भी हैं जो ट्रेजर ऑफ ऑस्ट्रेलिया संभालने जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने भगवत गीता पे हाथ रख के शपथ या ओथ ग्रहण की है और ऐसा करने वाले भी ऑस्ट्रेलिया के पहले मिनिस्टर बन गए हैं। ओके, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना। चलो अब यहाँ पे 2 व्यक्ति और बचे जिनका नाम हम फटाफट देख लेते हैं। ये है बीजेपी के एमपी जिनका नाम है गिरीश बापट। इनका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जाएगा कि किस राज्य से बिलोंग करते थे या फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी। 2 ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, या इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अगर होल्ड किया हो तो इनका पोर्टफोलियो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीजेपी एमपी गिरीश बापट पुणे लोकसभा एमपी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73। तो बीजेपी से बिलोंग करते थे।
ठीक है, बीजेपी से बिलोंग करते थे। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गिरीश बापट, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी, इनका निर्वाचन क्षेत्र जो था वो पुणे था। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था, पुणे था। 17वीं लोकसभा में एमपी के रूप में काम कर रहे थे और इनका निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। इसके पहले आरएसएस के वर्कर भी रहे और 5 बार विधायक मतलब एमएलए भी रहे हैं महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में इन्हें मिनिस्टर फॉर फूड, सिविल सप्लाइड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे कई सारे पोर्टफोलियो में इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सर्व भी किया है। ठीक है, चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है मुझे। कुछ समय पहले मैंने रानी रामपाल के बारे में बताया था, और वो हॉकी खिलाड़ी हैं और उनके नाम पे रायबरेली में स्टेडियम का नाम रखा गया है। वैसे ही ये एक एक्टर है, इनको कई सारी आपने सीरीज़ में, मूवीज़ में देखा होगा। इनका नाम है राहुल बोस। इनका नाम क्या है, राहुल बोस, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। लेकिन बॉलीवुड एक्टर तो ये बाद में बने, इसके पहले क्या थे ये, इसके पहले ये रग्बी प्लेयर है। इन्होंने 17 इंटरनेशनल रग्बी मैचेस खेले हैं। कितने, 17 इंटरनेशनल रग्बी मैचेस इन्होंने खेले हैं। तो एक्टर से पहले कौन है, एक स्पोर्ट पर्सन है, खिलाड़ी हैं, और कौन सा गेम खेलते थे, रग्बी खेलते थे। इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने राहुल बोस के नाम पे रग्बी स्टेडियम का नाम रख दिया है। सो बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस गेट्स उड़ीसा रग्बी स्टेडियम नेम आफ्टर हिम। और उद्घाटन भी इन्होंने जाके किया, इस रग्बी स्टेडियम का। ठीक है, इसको भी नोट करना जरूरी है कि राहुल बोस करेंटली सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन। तो इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, बॉलीवुड एक्टर भी हैं, और साथ ही साथ 17 टाइम इंटरनेशनल रग्बी मैचेस उन्होंने खेले हैं, मतलब एक रग्बी स्पोर्ट पर्सन है। और इनके नाम पे उड़ीसा में राहुल बोस रग्बी स्टेडियम बनाया गया, जिसका उद्घाटन भी इन्होंने किया है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन, इसका हेड ऑफिस आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये न्यूज़ 2 दिन पुरानी हो गई है, बट पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर जो यूको बैंक है यूको बैंक के 80 साल पूरे हो गए हैं। 80 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए आप देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यूको बैंक की 50 ब्रांचेस का उद्घाटन इंडिया में किया गया। 50 नई ब्रांचेस जो है वो इंडिया में खोली गई हैं यूको बैंक की, जब यूको बैंक की 80th ईयर्स की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। ठीक है, यूको बैंक सेलिब्रेट्स कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ इंसेप्शन। तो यहाँ पर यूको बैंक की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं 28 मार्च को। इसलिए हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने वर्चुअली 50 नई ब्रांचेस यूको बैंक की हमारे देश के अंदर इनॉग्रेट की। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है, किसका, रिनोवेशन ऑफ श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर एट राय रंगपुर उड़ीसा। ठीक है, इसका भी इन्होंने फाउंडेशन स्टोन उड़ीसा में रखा है। अगर यूको बैंक के बारे में बात करें, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से इसका इंसेप्शन हुआ था, इसका स्टार्टिंग हुई थी 1943 में। सोमा शंकर प्रसाद, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो बैंक न्यूज़ में है वहाँ के सीईओ या एमडी पूछे जा सकते हैं। तो सोमा शंकर प्रसाद जो है वो एमडी एंड सीईओ हैं आपके यूको बैंक के। यूको बैंक की जो टैगलाइन या स्लोगन है वो है ऑनर्स योर ट्रस्ट। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो केवल बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं टैगलाइन से रिलेटेड। इसके अलावा यूको बैंक की जो ओवरसीज ब्रांचेस है वो सिंगापुर और हांगकांग में भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारी कुछ न्यूज़ थी। मैंने सारे पोर्शंस को थोड़ा थोड़ा कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। और भी न्यूज़ है जिनको आने वाले सेशन में हम कवर करेंगे। एक ही दिन में बहुत सारी न्यूज़ को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रीज़न ये है कि हमारी जो टाइम लिमिट है वो लिमिटेड है, और मैं नहीं चाहती कि हमारा जो वीडियो है वो 40 मिनट 50 मिनट्स का या 1 घंटे का हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने कुछ न्यूज़ यहाँ पे कवर की है। रिमेनिंग न्यूज़ को हम आने वाले सेशन में कवर कर लेंगे। आपको ये हेडलाइंस दिख रही होंगी, जो भी न्यूज़ आज हमने कवर की है उसको यहाँ पे हेडलाइंस फॉर्म में आप लोगों के लिए लिखा गया है, जिससे आप रिवाइज कर सकें कि पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 144 है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई बन गया है। श्रीनगर लेह को कनेक्ट करने वाली जेड मोर्थ टनल को उद्घाटन किया जाएगा अप्रैल में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इंडियन शिपयार्ड के साथ जो है वो 19,600 करोड़ की डील साइन की, और 11 नेक्स्ट जनरेशन हम ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को परचेस करेंगे। एक तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से करेंगे और एक जीआरएससी करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा 9100 करोड़ की डील और आकाश वेपन सिस्टम के साथ साइन किए डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और डिफेंस मिनिस्ट्री का टारगेट है कि 40,000 करोड़ रुपए तक का हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे 2026 में। इसके अलावा हमने यहाँ पे कोलकाता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में जाना, जस्टिस टीएस शिवगन्नम।
चीफ ऑफ स्पाइस जेट अजय सिंह जी को प्रेसिडेंट बनाया गया है एसोचैम का। हीरो मोटोकॉर्प के यहाँ पे सीईओ कौन बन गए हैं? निरंजन गुप्ता बन गए हैं। प्रवीण सिन्हा जी को रीअपॉइंट किया गया है सीईओ और एमडी ऑफ टाटा पावर्स, ठीक है, ये हमने देखा। फिर यहाँ पे जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और क्राउन प्रिंस को अपॉइंट किया है। वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट मंसूर बन गए हैं और क्राउन प्रिंस कौन बन गए? खालिद बन गए हैं, ठीक है। फिर हमने आपको यहाँ पे डैनियल मुखे के बारे में बताया, ये ऑस्ट्रेलिया के पहले इंडियन ओरिजिन ट्रेजर बन गए हैं। फिर बीजेपी के एमपी गिरीश बापट का निधन हो गया, जो कि पुणे निर्वाचन क्षेत्र से एमपी थे लोकसभा में। फिर बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस के नाम पे उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। यूको बैंक के 80 साल हो गए हैं इंसेप्शन के बने हुए, इसलिए 50 ब्रांचेस यूको बैंक की खोली गई हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये हमारे कुछ हेडलाइंस थे जो आज हमने न्यूज़ डिस्कस की है। स्टार स्पोर्ट्स के एम्बेसडर भी कनेक्ट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, रणवीर सिंह बन गए हैं। आइए अब देखते हैं कितना आपको आज का करंट अफेयर्स और कल के करंट अफेयर्स का याद है। तो रिवीजन क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1275, ये डेटा याद रखेंगे, 1275 रेलवे स्टेशन को चुना गया है और इन रेलवे स्टेशन को रीडेवलप रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम को कब लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 2022 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बड़े इसलिए रखे गए हैं जिससे आपको पढ़ने की हैबिट आए। मैंने देखा है, इनफैक्ट मैंने देखा क्या है, मैंने खुद एनालिसिस किया है, सेल्फ एनालिसिस है ये मेरा, कि जब मैं जैसे एग्जाम दे रही हूँ और एग्जाम में मुझे बहुत लेंदी क्वेश्चन दिखता है या कोई बहुत लेंदी चीज़ें हैं, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि हमारी पढ़ने की उतनी कैपेसिटी होती नहीं है। तो उसी कैपेसिटी को हमें बिल्ड करने की जरूरत है। जैसे बड़े बड़े अनसीन को, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को, बड़े क्वेश्चंस को आप रीड करो, है ना, बड़े क्वेश्चंस को आप स्किप ना करो। इसलिए यहाँ पे जो बात इतनी सी थी कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम को कब लॉन्च किया गया, और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने इतना सारा इसमें डेटा इसलिए दिया कि आप पढ़ना सीखें। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइन हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट एट टोटल कॉस्ट ऑफ 5400 करोड़ रुपीज विथ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू ब्लॉस्टर द डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो रिसेंटली हमने 3 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, BEL के साथ 2 किए हैं और न्यू स्पेस इंडिया के साथ 1 किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पीएम श्री स्कीम को कब लॉन्च किया गया, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मतलब पीएम श्री स्कीम के अंतर्गत 9000 स्कूल यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें इनका अपग्रेडेशन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो पीएम श्री स्कीम 5 सितंबर को शुरू हुई थी 2022 में। ऑप्शन डी। Who has launched the अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम हरियाणा? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया है? भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत फाइनेंशियल आउटलेट कितने समय के लिए यहाँ पे जारी किया गया है? 1000 करोड़ रुपीस का। तो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। तो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? बिल्कुल सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनपीसीआई ने रिसेंटली कहा है कि जो आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए पेमेंट करते हैं किसी मर्चेंट को, तो मर्चेंट की एंड से कितने रुपए यहाँ पर, कितने % यहाँ पर इंटरचेंज चार्ज लगेगा अगर आप ट्रांजेक्शन 2000 रुपये से ज़्यादा का करते हैं, और ये आपका 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये न्यूज़ मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि रिसेंटली एनपीसीआई ने कहा है अगर आप किसी मर्चेंट को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट करते हैं और 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है, तो इस केस में मर्चेंट को कितने % यहाँ पर इंटरचेंज चार्ज फीस देना होगा? तो आंसर हो जाएगा 1.1%। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया है? तो जम्मू एंड कश्मीर की आलिया मीर को दिया है, आलिया मीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की लिस्ट में FOA ने किस भारतीय सिटी को शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। तो FAO के अकॉर्डिंग मुंबई यहाँ पे वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को, क्योंकि हम इंडियन आर्मी के लिए सैटेलाइट लेना चाहते हैं। तो हम इंडियन आर्मी के लिए कौन सा सैटेलाइट लेना चाहते हैं? तो इंडियन आर्मी के लिए हम GSAT-7B सैटेलाइट लेना चाहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीजेपी के MP गिरीश बापट का निधन हो गया है।
पूछा जा रहा है किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे, तो आंसर हो जाएगा पुणे से। कहां से? पुणे से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डेनियल मुखी जो कि पहले इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन बन गए हैं ट्रेजर डिपार्टमेंट में, कहाँ के, किस कंट्री के, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिया या उड़ीसा हैज नेम्ड अ स्टेडियम इन द नेम ऑफ बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस टू प्रमोट विच स्पोर्ट। तो राहुल बोस जी का एसोसिएशन किस स्पोर्ट से रहा है, तो आंसर हो जाएगा रग्बी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो अब वो जो मैंने कीवर्ड बताए थे ना वो यहाँ पे काम कर जाएंगे कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस आबू धाबी का किसे बनाया गया है, तो याद आया क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस जो है वो खालिद को बनाया गया है, तो शेख खालिद, और वाइस प्रेसिडेंट मंसूर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पर AF इंडेक्स मतलब अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज रिसेंटली इसका सेकेंड एडिशन कंप्लीट हुआ है। पूछा जा रहा है कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। ऑप्शंस आर पुणे, पणजी, कायरो या काहिरा एंड नैरोबी। ठीक है, 2 अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हैं, 2 भारत से हैं। आपको बस बताना है कहाँ पर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। जो भी आपका सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कैसा लगा सेशन। क्या क्वेश्चन हम इतने लेंदी रखें या क्वेश्चन को शॉर्ट कर दें, मतलब आपको क्वेश्चन पैटर्न तो पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी करूंगी तो मैं अपनी मर्जी का ही पर फिर भी आप सजेस्ट कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।